देखिए दोस्तों, आज के समय में हर एक फार्मा एंटरप्रेन्योर जिस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा परेशान है वो है आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफी सारे फार्मा एंटरप्रेन्योर है जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं अपने फार्मा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एज पर मार्केट स्टैंडर्ड रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही है। और प्रॉफिट कमाना तो छोड़िए सर, मेरी कंपनी का मार्केट में सर्वाइव करना तक बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और देखिए दोस्तों, आप सर्वाइव करोगे भी कैसे कि आपकी कंपनी ने यदि इन फ्यूचर आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनाना शुरू नहीं किया, प्रॉफिट बनाना शुरू नहीं किया, तो आप मार्केट में बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाओ। और आप लाइफ में इन जनरल भी देखें या बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी देखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में इन्वेस्ट क्यों करता है, क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है, उसको एक भरोसा होता है कि आज मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इसके अगेंस्ट इन फ्यूचर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, इससे मैं अपने फ्यूचर में ये सब काम करूंगा। इसका मतलब दोस्तों ये भी है कि आप ये जो आज जो इन्वेस्ट अपने बिजनेस में कर रहे हो, आपको उसके अगेंस्ट अगर रिटर्न नहीं मिला तो आपका जो आज का सर्वाइवल है वो तो दांव पे लगा हुई है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो भी दांव पे लगा हुआ है, वो भी स्टेक पे लगा हुआ है। और ये सब बात हम भी यार एग्री करते हैं कि जो है कि चाहे हमारी पर्सनल लाइफ की इन्वेस्टमेंट हो या हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हो, ये पैसा हम लोग कितना सेक्रीफाइस करके बचाते हैं जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी कितनी हार्ड एंड मनी है, कितना मेहनत का पैसा है। यदि इस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न नहीं मिला तो हमारा फ्यूचर भी स्टेक पे। और यदि दोस्तों हमारे बिजनेस में रिटर्न नहीं मिली ना तो इसके बहुत सारे नुकसान है। जिसका सबसे पहला नुकसान तो यही है दोस्तों कि जो हमारा आज का सर्वाइवल है वही ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो सेकंड नुकसान है वो हमारा फ्यूचर, यानी हमारे बिजनेस में जो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन थे कि हमें अपनी कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने थे, हमें अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना था, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप समझिए कि जो आपने अपना पैसा लेके इसमें इन्वेस्ट किया है, अपने घर वालों से आपने जो पैसा लेके इन्वेस्ट किया है ना, उसकी एक लिमिट है। और कितना पैसा आप बैंक से उठाओगे, कितना पैसा आप मार्केट से उठाओगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और यदि आपकी कंपनी ने उन सब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनाना शुरू नहीं किया, आपको प्रॉफिट देना शुरू नहीं किया, तो आप किस तरीके से अपनी बैंक की ईएमआई भर पाओगे, किस तरीके से जो आपने मार्केट से पैसा उठाया वो आप रिटर्न कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, इसी तरीके से ना एक जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो इस ट्रैप में फंसता ही जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत क्लियर है कि हमारा आज का सर्वाइवल और फ्यूचर जो हम इन्वेस्टमेंट आज अपने बिजनेस में कर रहे हैं टोटली इसकी आरओआई पे डिपेंड करती है। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, अब इसका सोल्यूशन क्या। तो देखिए दोस्तों, आपकी इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दूंगा। कि मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि एज ए फार्मा बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, या तो आपकी पर्सनल लाइफ इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट के ना कुछ बेसिक से नियम होते हैं। ये जो नियम होते हैं ना ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 नियम होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ के, बहुत इवेल्युएट करके चीजों को इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड जो नियम होता है कि हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें, यानी आप हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। एंड नंबर 3 रूल है कि आप हमेशा अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखें, यानी मंथली, बाय मंथली, 6 मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट को आप जरूर चेक करते रहें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी एज पर एक्सपेक्टेशन क्या वो मंथली, बाय मंथली या 6 मंथली आपको ग्रोथ दे रही है या नहीं दे रही। और यही दोस्तों 3 रूल हमें अपने बिजनेस में भी याद रखने और अप्लाई करने। दोस्तों आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक फार्मा बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में कहां गलती करता है जिसकी वजह से उसको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न नहीं मिल पाता और आपको इसको कैसे ठीक करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा बिजनेस के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको ये 3 रूल बताए थे इन्वेस्टमेंट के, सबसे पहले हम समझते हैं अपने फार्मा कंटेक्स्ट में इन नियम को कि एक फार्मा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में कहां कहां इन्वेस्ट करता है जहां से उसको रिटर्न मिलता है। देखिए दोस्तों, कोई भी फार्मा कंपनी हो, कोई भी फार्मा एंटरप्रेन्योर हो, वो अपने बिजनेस में केवल 3 ही जगह मेजरली इन्वेस्ट करता है। नंबर 1 होता है प्रोडक्ट, नंबर 2 होता है उसके पीपल यानी टीम, एंड नंबर 3 होता है कस्टमर। मैं इसको ना हमेशा इसी सीक्वेंस में लेके चलता हूं, क्योंकि आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट डेवलप करते हो, देन आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी टीम में कि आपने एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, अब उसको मार्केट में बेचने के लिए आपको चाहिए लोग, आपको चाहिए टीम। तीसरा इन्वेस्टमेंट आप करते हो कस्टमर पे कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप बहुत सारी स्कीम्स चलाते हो, बहुत सारे डिस्काउंट देते हो, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या सेल टेक्निक्स को आप अप्लाई करते हो। और मेजरली किसी भी फार्मा एंटरप्रेन्योर या फार्मा कंपनी का जो पैसा है वो इन्हीं 3 सेगमेंट पे इन्वेस्ट होता है। यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे गलती करने के चांसेस है, गलती होने के चांसेस हैं, वो यही 3 सेगमेंट पे हैं। और आपने इन तीनों चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखिए दोस्तों, आप ना इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यदि आप उस ट्रैप में फंसे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है,
तो आपको आज इस वीडियो के थ्रू पूरा एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, यानी इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोडक्ट। एज ए एंटरप्रेन्योर आप जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हो वो करते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। और प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते समय एक एंटरप्रेन्योर क्या गलती करता है? देखिए, सबसे पहले जो गलती हम एज ए एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में कोई यूएसपी क्रिएट नहीं कर रहे। देखा है मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हमने क्या करा, उस प्रोडक्ट को उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। उसमें कोई यूएसपी क्रिएट नहीं करी, उसमें कोई डिफरेंशिएटर क्रिएट नहीं करा। और देखिए दोस्तों, ये आप भी समझते हो कि आज के समय में फार्मा मार्केटिंग में कितना कंपटीशन है और सभी कंपनियों के पास ना एक जैसी ब्रांड है। और इसी वजह से ना डॉक्टर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी डिटेलिंग नहीं सुनता, आपको ठीक से एंटरटेन नहीं करता। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंशिएटर क्रिएट नहीं करोगे, यूएसपी क्रिएट नहीं करोगे, तो आप किस तरीके से जस्टिफाई कर पाओगे मार्केट में या डॉक्टर के चैम्बर में कि आप ये प्रोडक्ट क्यों लेके आए और आपका प्रोडक्ट जो आपके कंपटीटर प्रोडक्ट हैं उनसे कैसे बेटर। यदि आप भी बिना दिमाग लगाए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट बनवा के डॉक्टर के चैम्बर में लेके चले गए, तो सबसे पहली बात है कि आप भी जो बाकी कंपनी कर रहे हैं आप भी वही करते रहोगे, बस अपने प्रोडक्ट के पेज पलटते रहोगे। वहां पे फिर आप माल बेचने के लिए मार्केट में उल्टी सीधी स्कीम दोगे, डिस्काउंट दोगे, कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि यदि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे ही अगर गलत हो गई ना, तो आपको इसके मल्टीपल कितने कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। दूसरा, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए क्या ध्यान रखना है वो है उसका मार्जिन। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि वो इनिशियली ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे जिसमें उनको मार्जिन ही नहीं मिलता। ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसे सुपर स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जहां पे उनको बेच के ना 4 टाइम्स 5 टाइम ही मार्जिन मिल रहा है। दोस्तों, यदि आप इतने कम मार्जिन पे इनिशियली काम करोगे ना, तो आप चाहे जितना मर्जी वॉल्यूम ले आओ, आप उस प्रोडक्ट को, आप उस सेल को कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाओगे। तो जब भी आप अपनी कंपनी लॉन्च करें ना, तो इस मार्जिन वाले पार्ट को भी अच्छे से इवैल्यूएट करें कि मैं अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैं इस प्रोडक्ट को बेच के कुछ पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। तो बिजनेस, ये तो जो इकोनॉमिक्स है ना और ये बिजनेस सेंस है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि एज ए एंटरप्रेन्योर यही आपका काम है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें ना, तो ज्यादा बहुत कुछ नहीं, बट ये 2 चीजें जरूर इवैल्यूएट कर लेना। पहला, कि आप कंपटीशन से किस तरीके से फाइट कर पाओगे, यानी आपका यूएसपी डिफरेंशिएटर क्या है, एंड सेकंड, आपका प्रोडक्ट का मार्जिन क्या है। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये काम करना खुद से आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ना ये चीजें नहीं होती या कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो यदि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए इस पॉइंट पे, तो आप मेरे को प्लीज जो नीचे दिए गए नंबर है इस पे एक बार जरूर कांटेक्ट करें। इस बात का मैं आपको पूरा एश्योरेंस देता हूं कि आप यदि मुझसे कांटेक्ट करते हो, मुझसे जुड़ते हो, तो आपका जो ये वाला इन्वेस्टमेंट है, ये वाला इन्वेस्टमेंट तो मैं आपका ठीक करवा के छोड़ूंगा। इस वाले इन्वेस्टमेंट पे तो आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए। पर सेकंड, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं जो हम एज ए फार्मा एंटरप्रेन्योर अपने फार्मा बिजनेस में, वो है इन्वेस्टमेंट ऑन टीम। देखिए दोस्तों, लेट्स सपोज कि आपने अपनी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी प्रोडक्ट वाली बहुत अच्छी कर ली, आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। अब आपको चाहिए उस अच्छे प्रोडक्ट का मैसेज मार्केट में अच्छे से पहुंचाने के लिए एक अच्छी और कैपेबल टीम। क्योंकि यदि आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा डेवलप कर लिया बट आपकी अगर टीम अच्छी नहीं है, तो आप अगेन जितना मर्जी मार्केट में पैसा खर्च कर लो, आपकी सेल्स नहीं आ पाएगी। तो ये टीम सिलेक्शन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसको भी आपको ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यदि आप टीम पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये 2-3 चीजों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसमें नंबर 1 अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जा रहे हो, तो आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, आपका जो टारगेट एरिया है वो क्या है, एंड लास्टली कि आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, खुद का एक्सपर्टीज क्या है। क्योंकि काफी सारे एंटरप्रेन्योर ना मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं इनिशियली फ्रेशर लड़का रखूं या एक्सपीरियंस लड़का रखूं, मैं कोई बी फार्मा एमबीए बंदा रखूं या कोई सिंपल ग्रेजुएट या 12th पास लड़का रखूं। सब सवालों का जवाब मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन करोगे। आप मुझे अच्छे से ये बताओगे कि आप किस टेरिटरी में बैठे हो, किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह के कस्टमर पे आप काम कर। यदि आपको मैं इन जनरल यहाँ पे बताऊं तो मैं हर फार्मा एंटरप्रेन्योर को यही एडवाइस करता हूं कि भाई इनिशियली आप एक्सपीरियंस लड़का लेके आओ। यदि आप एक नई कंपनी के एक्सपीरियंस लड़का लाने के ना आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। एक, आपको ज्यादा कस्टमर उसको बताने नहीं होते, उसके खुद के पास अपनी एक लिस्ट होती है। दूसरा, उसके मार्केट में रेडीमेड रिलेशन होते हैं जिनको आप डे 1 से इनकैश कर सकते हो। और तीसरा, अगर मैं बात करूँ ना सैलरी वाला पार्ट, तो कई लोग मुझसे यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि सर फ्रेशर को तो सैलरी कम है, एक्सपीरियंस को ज्यादा है, तो मेरे लिए ज्यादा मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा। तो उन लोगों के लिए ना यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यदि दिल्ली जैसे शहर में आप कोई फ्रेशर लड़का लेके आओगे ना, तो आपको 20,000 से नीचे कोई फ्रेशर लड़का नहीं मिलेगा। और यदि आपको एक्सपीरियंस लड़का लेके आओगे तो आपको हो सकता है 30-32 हजार में कोई एक्सपीरियंस लड़का मिले। लेट सपोज कि दोनों ने आपके साथ 6 महीने काम किया। अगर फ्रेशर आपके साथ 6 महीने काम करेगा तो वो 6 महीने में आपसे कितने पैसे लेगा, 30 into 6 = 1.2, यानी 1,20,000। और यदि वहीं पे कोई लड़का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ जुड़ता है 6 महीने में, आपसे वो कितनी सैलरी लेगा, 30 into 6 यानी 1,80,000। अगर मैं 6 महीने में डिफरेंस की बात करूं तो आपको डिफरेंस आता है 60,000, यानी आपने 60,000
एक्स्ट्रा पे किए एक्सपीरियंस लड़के। लेकिन 6 महीने बाद जब आप इवेलुएट करोगे ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दोस्तों 6 महीने बाद आपको फ्रेशर क्या रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। 6 महीने बाद जब आप एक्सपीरियंस लड़के के साथ इस चीज को इवेलुएट करोगे ना, तो आप मेरी ये बात कहीं लिख लेना कि एक्सपीरियंस लड़का आपको कुछ ना कुछ कस्टमर देके जाएगा, कुछ सेल बेस देके जाएगा, यानी आपको वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करके जाएगा। दूसरा, आपने किस चीज का ध्यान रखना है जब आप टीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। काफी सारे स्टार्टअप्स की यार ये प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, लड़के अच्छे रख लिए, है ना, उनको लगता है कि अच्छे लड़के हैं तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। तो हमेशा बोलता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, पर यदि उस अच्छे प्रोडक्ट का मैसेज अच्छे से डॉक्टर के चैम्बर में नहीं पहुंचा तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी आपको एक अच्छी डिटेलिंग स्टोरी बनानी है। देन आपके लड़के जो हैं, जो आपकी टीम है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी टीम के पास और आपके पास अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो वो कॉन्फिडेंस आप कैरी कर पाओगे डॉक्टर के चैम्बर। यदि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कमांड होगी तो यदि कोई कस्टमर आपसे कोई काउंटर सवाल पूछता है तो आप उसको एटलीस्ट रिप्लाई करने की पोजीशन में होते हैं। यही दोस्तों कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं एक कस्टमर को जीतने में या एक कस्टमर को लूज करने। और इसके अलावा दोस्तों आज के समय में बहुत सारी नई नई सेल टैक्टिक्स हैं, नई नई मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं अपनी कंपनी में, अपनी टीम में। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप उनको रेगुलर ट्रेनिंग दोगे, उनकी डेवलपमेंट पे काम करो। इसके लिए भी दोस्तों यदि आप ये काम खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज ये काम आप नहीं कर सकते हो तो इसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तीसरी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं वो है इन्वेस्टमेंट ऑन कस्टमर। देखिए दोस्तों, किसी भी फार्मा स्टार्टअप का या किसी भी फार्मा एंटरप्रेन्योर का जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ना, वो यही है। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर मुझसे यही कंप्लेन करते हैं कि सर मैं मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा अपने कस्टमर पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, फिर भी कस्टमर उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मुझे रिटर्न नहीं दे रहा है। रिटर्न तो छोड़िए सर, मेरी कंपनी की उस डॉक्टर के चैम्बर में कोई इमेज भी नहीं बन रही है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं बन रही है, सेल्स तो बढ़ ही नहीं रही है, कस्टमर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, कस्टमर अचानक से मेरा प्रोडक्ट लिखना बंद कर देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ क्यों होती है और इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को समझना है, तभी आप कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम, और जितने भी मैंने फार्मा एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप्स को इवेल्युएट किया है, तो जो सबसे नंबर 1 कॉमन प्रॉब्लम निकल के आती है ना किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ, वो आती है कि योर कस्टमर इज कन्विंस्ड बाय योर एक्टिविटी, नॉट बाय योर प्रोडक्ट। यानी वो जो कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट लिख रहा है, वो सिर्फ कन्विंस है आपकी एक्टिविटी से, उसको आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है। आज आप उस कस्टमर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज दे रहे हो, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो, कल के दिन को कोई नया बंदा आएगा, आपसे वो ज्यादा परसेंटेज ऑफर करेगा, आपसे अच्छी एक्टिविटी अगर वो ऑफर करेगा, तो कस्टमर आपका ब्रांड बंद करके उस कंपनी का ब्रांड नेक्स्ट डे से लिखना शुरू कर देता है। ऐसे में या तो आप उस कस्टमर को ज्यादा परसेंटेज दो, ज्यादा डिस्काउंट दो। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपना बिजनेस कभी भी लंबा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैंने बताया आपके फंड्स की एक लिमिट है, परसेंटेज की एक लिमिट है, डिस्काउंट की एक लिमिट है। ऐसे में अब एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम मैंने बताया कि फिर अगेन हम घूम फिर के वहीं आगे कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए, कि आपको अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफरेंशिएटर जरूर क्रिएट करना पड़ेगा। देन आप अपनी टीम पे इन्वेस्ट कीजिए कि जो आपकी टीम है वो भी उस प्रोडक्ट को अच्छे से लेके जाए। जब डॉक्टर के चैम्बर में आपकी टीम जाए ना, तो डॉक्टर को भी लगे हाँ ये कंपनी की ना कुछ टीम है, कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हुए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कस्टमर पे एक्टिविटी करने से पहले, डिस्काउंट देने से पहले ना, आपको उसको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपके प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा, आपकी टीम स्ट्रांग होगी। दूसरा क्या प्रॉब्लम आती है कस्टमर को लेके, वो आती है ट्रस्ट इशू। क्या होता है कि जब आप एक ऐसे स्टार्टअप कंपनी होते ना, तो कई बार जो मैंने देखा स्टार्टअप गलती करते हैं कि इनिशियली अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कर पाते। तो उस वजह से क्या होता है, उनका थोड़ा बहुत इनिशियली सेल आया, किसी कंपनी ने उनको नोटिस भिजवा दिया कि भाई आप हमारा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, तो दैट केस वो कंपनी बार बार अपना ब्रांड नेम चेंज कर रही है। इस वजह से भी क्या होता है, एक कस्टमर का ट्रस्ट हिल जाता है कि यार ये कंपनी पता नहीं कैसी है, बार बार अपना ब्रांड नेम बदल रही है। दूसरा क्या मैंने देखा है कॉमन प्रॉब्लम आती है स्टार्टअप्स के साथ, कि जो उनकी कंपनी के लोग हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। यदि देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपनी मार्केट में क्या है, कंपनी है आपके लोग, आपकी टीम। और यदि आपकी कंपनी की टीम ही, आपका कंपनी का फेस ही बार बार मार्केट में चेंज होगा, ऐसे केस में कोई भी कस्टमर आप पे बिलीव क्यों कर पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप कस्टमर पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है कस्टमर हैंडलिंग। और ये ना मैंने बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखी है, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, कि वो बहुत ज्यादा ना इम्पेशंस है। उनको क्या लगता है ना कि हमने आज कस्टमर पे एक्टिविटी कर दी, आज कस्टमर पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मुझे कल से ही बिजनेस मिलना शुरू हो जाए, और वो बिजनेस बिना मुझे एक्सपोनेंशियली मिले। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप खुद भी जाके कस्टमर को प्रेशर कर रहे हो, आपका मेडिकल रैप भी जाके कस्टमर को प्रेशर कर रहा है। इससे भी क्या होगा ना, इससे भी आपका कस्टमर ना बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाता है। सारी फार्मा कंपनीज में क्या होता है कि उनको लगता है कि मैंने इस कस्टमर पे कुछ एक्टिविटी कर दी है, तो अब वो उस कस्टमर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों तरह का जो एटीट्यूड है ना, दोनों तरह की जो कस्टमर हैंडलिंग है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके कस्टमर पे आपको
एक्टिविटी करने के बाद भी रिटर्न नहीं मिलती है। दोस्तों समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, नंबर 1 सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले जो काम आपने करना है वो करना है आपको अपना प्रोडक्ट ठीक करना है, यानी आपको अपने प्रोडक्ट में यूएसपी क्रिएट करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएटर ढूंढना है। सेकंड, आपने जो काम करना है वो करना है अपनी पीपल यानी अपनी टीम के साथ, आपने अपनी टीम को एजुकेट करना है, अपनी टीम को डेवलप करना है। ये 2 चीजें आपको सबसे पहले ठीक करनी है। नंबर 2 आपने क्या करना है कि देखिए दोस्तों, जो आपकी कंपनी में अभी तक जो ओनली सेल्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजी थी ना, गिव एंड टेक वाली, इसको चेंज करना है और आपको इस ट्रैप से और इस स्ट्रेटेजी से बाहर निकलना है। तीसरा ना, आपको ये क्लैरिटी रखनी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपने कस्टमर पे कर रहे हो, इस पे आपको सबसे पहले कितना रिटर्न चाहिए, कितने समय में रिटर्न चाहिए, ये सब चीजें आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये सब क्लैरिटी आपको अपने कस्टमर को भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ देनी है। और ये सब चीजें डिस्कस करके ना आपको किसी कस्टमर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो कस्टमर वाली रिटर्न को अगर मैं समराइज करूं ना, तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है एज एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी कंपनी की इमेज पे काम करना है, आपको अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट पे काम करना है, आपको मार्केट में सबसे पहले कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। और इस बात को दोस्तों मेरी कहीं लिख लेना एंड बिलीव में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, जो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है, इससे आप अपनी कंपनी को कभी बड़ा नहीं बना सकते। इस स्टडी से आप अपनी कंपनी को कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। आपको एज ए एंटरप्रेन्योर दिमाग लगाना है, सोचना है कि यार मुझे किस तरीके से इस ट्रैप से बाहर निकलना है। होप दोस्तों, आपको जो मैंने इस वीडियो में पॉइंट बताए आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए होंगे। वीडियो के थ्रू एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाए हो तो सबसे पहले उसके सोल्यूशन पे काम करो। और यदि आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप उससे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। मैं आपको आपके फार्मा बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का टेलर मेड सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, आपको इस ट्रैप से निकाल के रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।